नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मिस ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं इस सिद्धांत की अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं और साथ साथ में हम ये बात करने वाले हैं कि इसकी विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जेरोम ब्रूनर के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। जैसे इनका पूरा नाम जेरोम सेमोर ब्रूनर था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 जून 2016 को हुई थी। मीन से 100 साल की एज में ये दिवंगत हुए थे। इनकी प्रसिद्धि जो है वो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में है, जिसके बारे में बात हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ब्रूनर ने सन 1956 में इस सिद्धांत का मॉडल प्रस्तुत किया। मीन्स पहली बार जो ब्रूनर ने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था या शो किया था वो 1956 में किया था। कुछ किताबों में 1957 भी है, तो आप इसे 56-57 मान सकते हैं, या फिर हम सिंपली कह दें कि हम इसे 1960 के दशक में ये हुआ था। इस मॉडल के अनुसार मनुष्य अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कैसे करेगा? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा मतलब मनुष्य के पास में यानी बालक के पास में जो पुरानी नॉलेज होगी उस पुरानी नॉलेज को तो सामने रखेगा, उसके बाद नई नॉलेज को गेन करेगा। पुरानी नॉलेज को सामने रखकर नई नॉलेज को जब वो गेन करेगा तो दोनों चीज़ों को जब वो मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद जो वो ऑब्जर्व करता है वो उसकी नॉलेज बनती चली जाती है। ये इस संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्या है, ये अध्ययन सबसे पहले प्रौढ़ पर किया गया था, फिर विद्यालय जाने वाले बालकों पर किया गया था और उसके बाद शिशुओं पर किया गया था। यानी यहाँ पर जो जेरोम ब्रूनर हैं उन्होंने इस थ्योरी का जो मॉडल प्रस्तुत किया था या इसके ऊपर जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए थे वो सबसे पहले तो इन्होंने 35 साल की एज वाले लोगों पे किए थे, फिर उसके बाद ये स्कूल जाने वाले जो बच्चे थे उनके ऊपर किए थे और लास्ट में जाकर इन्होंने शिशुओं पर किए थे। तो इस सिद्धांत में क्या है, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक बार देख लेना, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना, उसको आत्मसात करना मतलब अपने अंदर उतारना और बाद में फिर उसको शो कर देना, यानी रिप्रेजेंटेशन है प्रतिनिधित्व। यानी बच्चा जो भी चीज़ सीखेगा उसे अपने तरीके से कैसे कर सकता है, ये यहाँ पर इसका मेन पॉइंट है। तो आइए दोस्तों, अब जरा जान लेते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी, मतलब इनके स्टेज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी होगी कि ब्रूनर ने इस बात पर मुख्य रूप से बल दिया था कि शिशु अपनी अनुभूतियों को किस प्रकार व्यक्त करता है और शैशवावस्था और बाल्यकाल में चिंतन कैसे करता है, यानी यहाँ पर बच्चा किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये भी कि बच्चा जब छोटा रहता है तो किस तरीके से सोचता है शैशवावस्था में और बाल्यकाल में किस तरीके से सोचता है। इन चीज़ों के ऊपर ब्रूनर ने अपना ये सिद्धांत दिया था। तो इस हिसाब से शिशु जो है वो अपनी मानसिक अनुभूतियों को 3 तरीके से व्यक्त करता है। कितने तरीके से व्यक्त करता है? 3 तरीके से व्यक्त करता है। सबसे पहली स्टेज है आपकी इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज में एक्टिव शब्द छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पर एक्टिव जानेंगे कि यहाँ पर बच्चा जो भी काम करेगा वो एक्टिविटी के माध्यम से करेगा। अब एक्टिविटी का माध्यम क्या होता है, उसको हम हिंदी में संक्रियता विधि या सक्रियता विधि या संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइकनिक स्टेज। आइकनिक स्टेज में शब्द छुपा हुआ है आइकन। आइकन का मतलब होता है कोई भी चित्र, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसी पिक्चर। तो अब हम इससे रिलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह है दृश्य प्रतिमा विधि। यानी देखते देखते जब बच्चा इमेजिन कर रहा होता है किसी चीज़ के बारे में, वो हमारी दृश्य प्रतिमा विधि होती है और उसको बाकायदा जो इमेजिन करेगा वो एक इमेज के तौर पर करेगा। साथ ही साथ हम इसे हिंदी में दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में जो शब्द है वो है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है संकेत, तो इसलिए हम इसे सांकेतिक विधि या प्रतिमात्मक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इनएक्टिव स्टेज क्या है। इनएक्टिव स्टेज यानी सक्रियता विधि क्या है। सबसे पहली बात, सक्रियता विधि की जो अवधि है यानी जो इसका टेन्योर है वो 0 से 18 महीने है, या फिर ये 0 से 1 साल तक का टाइम इसमें होता है। इस बीच की ये विधि है सक्रियता विधि, यानी इस स्टेज में बच्चा आके इनएक्टिव रहता है। ये जीवन की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ये शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया में बालक अपने इशारों या शब्दहीन प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है अपनी अनुभूतियों को।
उसके अंदर जो भी फीलिंग्स आएगी, जो 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा है या 18 महीने तक का बच्चा है, उसके अंदर जो भी फीलिंग आएगी, अब उसका जो वोकेबुलरी है वो तो डेवलप नहीं होती, वो किसी चीज़ के बारे में बोल नहीं पाता, तब तक क्या होता है कि बच्चा ना कुछ अपना एक्सप्रेशन दिखाता है। जैसे छोटा बच्चा रहेगा, अगर उसे भूख लगी होगी तो रोने लगेगा, तो जब भूख लगने पर रोना, या फिर जब वो खुश होता है ज़्यादा किसी को देखकर तो हाथ पैर हिलाता है वो। तो इन क्रियाओं द्वारा बालक बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है, यानी बाहर के लोगों से, जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में वो सीखता है और उसके साथ अपना खुद का कोरिलेशन करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में आइकनिक स्टेज। आइकनिक स्टेज यानी आइकन, आइकन का मतलब होता है दृश्य, तो दृश्य प्रतिमा विधि। बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, सोचते सोचते इमेजेस बनाएगा, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि इमेज बना बना कर सोचेगा। इसकी अवधि जो है वो 18 महीने से 7 साल के बीच की होगी। कुछ किताबों में 1 से 6 साल है, तो हम इसे वो भी ले सकते हैं। इस अवधि में क्या होता है कि बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। दृश्य प्रतिमाओं को अगर हम समझें कि सपोज कीजिए अगर एक छोटा सा बच्चा सेब मांग रहा है, हो सकता है उसने सेब के लिए कुछ अपने लिए एक अलग शब्द बना रखा हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो दूध नहीं बोल पाते तो बुब्बू बोलकर अपना काम चला लेते हैं, या पानी नहीं बोल पाते तो मम बोलकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ ब्रूनर साहब ने इसमें क्या पाया था कि बच्चा जब ये शब्दों को बोल रहा है, जब वो बुब्बू या मम शब्द बोल रहा है या फिर वो सेब को मांगने की कोशिश कर रहा है, तो इसके साथ साथ वो अपने मन में उसकी इमेज भी बना रहा है। अगर बच्चा मांगेगा, सपोज के सेब मांगेगा, तो उसने देखा तो है कि ये सेब है, ये रेड कलर का होता है, गोल गोल सा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। तो उस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, उसके लिए अपना बनाया गया जो उसका शब्द होगा उसको तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन साथ में अपने साथ एक इमेज भी क्रिएट करता है अपने माइंड में। और उसी इमेज की वजह से कई बार जब बच्चा बात कर रहा होता है तो इशारों के साथ बात करता है, मतलब वो इशारा करता है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि मुझे वो सेब चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अवस्था में बालक द्वारा क्रियाओं की बार बार पुनरावृत्ति से ही बालक के दिमाग में अवधारणा का विकास होता है। सपोज कीजिए अगर हमें बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ सिखानी है, हमें उसे नमस्ते कहना सिखाना है, हमें उसे गुड मॉर्निंग करना सिखाना है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कई बार सिखाते हैं, हम उसके सामने कई बार गुड मॉर्निंग की एक्टिंग भी करते हैं, हम उसको बताते भी हैं। जब वो सुबह सुबह उठ के आता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, मतलब हम कई बार उसके सामने रिपीट करते हैं। और कई बार जब वो इन शब्दों को सुनता है तो उसे ये पता चल जाता है कि गुड मॉर्निंग सुबह उठकर बोला जाता है। और साथ ही साथ अगर हम गुड मॉर्निंग बोलने के साथ जब हम एक स्माइल कर देते हैं हर बार, तो बच्चा ये भी समझ जाता है कि गुड मॉर्निंग बोलते समय स्माइल भी करनी है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आइकनिक स्टेज है। यहाँ पर बच्चा आइकन बनाकर सीखेगा, हर एक चीज़ की वो एक इमेज बनाएगा, इमेज बनाने के बाद में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आइए दोस्तों तीसरी स्टेज देखते हैं, सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में सिंबल में संकेत, संकेत में सांकेतिक विधि। इसकी जो अवधि होगी वो 7+ होगी, यानी 7 साल से ऊपर के बच्चों की होती है ब्रूनर जी के हिसाब से। और उन्होंने कहा है कि इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को, मीन्स अपनी फीलिंग्स को ध्वन्यात्मक संकेतों यानी भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है और इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंधित करने की योग्यता का विकास करता है। यानी सिंपल से स्टेज है कि यहाँ पर जो है बच्चा बोलकर, यानी अपनी कोई भी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में वो बात करके वो अपनी चीज़ों को बताएगा, उन्हीं बातों से उसी लैंग्वेज में वो थिंकिंग भी करता है। तो फ्रेंड्स अब जरा देख लेते हैं इसके सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सिद्धांत की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है कि ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों और नए विषय वस्तु में समन्वय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। बच्चे के पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ जो नई चीज़ें हम उसे सिखाना चाहते हैं, और इसके साथ इन दोनों के साथ में बच्चा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरीके से बिठा सके, इसके लिए हमें उसे एक सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विषय वस्तु की संरचना ऐसी हो कि बच्चे सुगमता और सरलता से सीख सके। जो भी चीज़ हम उसे सिखाना चाहते हैं वो इतने सिंपल मैनर में हो कि बच्चे के लेवल के हिसाब से हो सबसे पहली बात, ताकि वो बच्चा उसको आसानी से सीख सके। नेक्स्ट क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु जो सिखाई जानी है ऐसे अनुक्रम और बारंबारता से प्रस्तुत की जाए कि जिससे बच्चे तार्किक ढंग से और अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हम जो भी चीज़ हम उसे सिखाना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए हम उसे मैथमेटिक्स में हम उसे एडिशन सिखाना चाहते हैं, तो एडिशन के हम उसको इस तरीके से सिखाएं कि बच्चा पहली बात उसके लॉजिक को समझ सके,
उसके बाद हम उसको इतनी एक्सरसाइजेज दें कि उन्हीं एक्सरसाइज को करते करते वो अपने लॉजिक को और भी ज़्यादा डार्क करता जाए, और भी ज़्यादा डीप करता जाए, और वो सारी चीज़ें उसके डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से उसके अंतर्मन में व्यवस्थित हो जाए, यानी कि वो उसे आत्मसात कर ले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार और दंड आदि पर बल देता है। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट होती हैं दो, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो है जिसमें हम बच्चे से किसी काम को बार बार कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, हम उसे इनाम देंगे, यानी कोई पुरस्कार देंगे, चाहे हम उसे शाबाशी दे दें या फिर उसे हम कोई फिज़िकल कोई चीज़ दे दें, जैसे चॉकलेट देना, टॉफ़ी देना, ये सब कर लें। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब हम चाहते हैं कि बच्चा किसी आदत को छोड़ दे, तो उस कंडीशन में हम उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, जिसे हम दंड कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे को डांट देना या फिर उसको आंखें दिखा देना, ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा बालक में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। ब्रूनर साहब के सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा वो वातावरण में रहकर सीखेगा। तो वातावरण में रहकर सीखेगा तो मतलब क्या है, वो सोशैलिटी के साथ सीखेगा, यानी सामाजिक तौर पर सीखेगा, और उस सामाजिक चीज़ को व्यक्तिगत तौर पर अपने अंदर लेकर आएगा और बाद में उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जेरोम ब्रूनर का टॉपिक, जहाँ पर हमने बात की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर हमने इनके सिद्धांत को जाना और इनके सिद्धांत के स्टेजेस क्या है उसको जाना और इसकी स्पेशलिटी क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रूनर से रिलेटेड हम MCQs यानी जितने भी इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो हमारे टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं, उसके ऊपर भी अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।